नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बीजेपी में आज सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होगा। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन होगा, इसकी लिस्ट तैयार हो गई है। एक एक नाम चौंकाने वाला है। एक एक नाम का पूरा बैकग्राउंड चेक हुआ है। एक एक डिग्री देखी गई है। पूरी फाइल कंगाली गई है। ये टीम नई तरह की बीजेपी की शुरुआत कही जाएगी। सूत्रों की माने तो नई टीम में युवा और अनुभवी चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन की नई टीम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी नई टीम में 33% महिला पदाधिकारी होंगे। सवाल यह कि क्या यह आगामी विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश है या इससे संगठन मजबूत होगा। ये तमाम सवाल जिन पर आज हम बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की नई टीम किस दिशा में जाएगी। सवाल आपके सामने, क्या बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? 33% महिला रिजर्वेशन जिसका किसका नाम कंफर्म होगा, यह भी देखने वाली बात है। 2027 के यूपी चुनाव में जेनजी बनेगा गेम चेंजर, यह अपने आप में बड़ा सवाल। अभी हाल का जो प्रदर्शन हुआ, बीजेपी का चुनावी प्लान 27 के लिए घमासान, यह भी अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। नितिन की नवीन टीम में कितने महिला चेहरे होंगे, ये देखने की बात होगी। 2027 और 2029 की चुनौती फिर चौंकाएंगे मोदी, ये भी सवाल है कि आखिर कैसे बीजेपी अपने इस विजय रथ को आगे बढ़ाएगी। क्या बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है? और इसके साथ साथ 33% जो महिला आरक्षण की बात की गई है, क्या उनको इसमें शामिल किया जाएगा? इसके अलावा जेनजी कितना बड़ा प्रयोग होगा, जेनजी कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में या अलग अलग राज्यों के चुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। और आज के इस जो नई टीम बनने वाली है, उसमें कितने युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा, उससे क्या मैसेज, क्या संदेश जेनजी के बीच दिया जाएगा। क्योंकि हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हल्का राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर है, लेकिन अब देखना होगा इस नई टीम से क्या कुछ बदला जाएगा। फिलहाल सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। सभी मेहमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। संजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत संजय जी आपका। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी राम गुप्ता जी स्वागत। निखिल खत्री जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, निखिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया सर। विश्वनाथ मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्वनाथ जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। मैं शुरुआत संजय जी से ही करूंगा क्योंकि आज कहा जा सकता है उनके लिए बेहद खास दिन है। संजय जी, किस तरह से इस दिन को देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी एक नई टीम युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाने जा रही है, तो क्या युवाओं पर फोकस रहेगा? कैसे आप अपनी नई टीम को तैयार करेंगे और आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या रहेगा सर? देखिए, आपको और सब जितने मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, शीतल जी, सबको मैं नमस्कार करता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का रहा है और है आगे, भारतीय जनता पार्टी जनरेशन शिफ्ट पे हमेशा ध्यान देती है, नए चेहरों को हमेशा से लाई है। चाहे अडवाणी जी के समय को देखिए आप, तो सुषमा जी थे, अरुण जेटली जी थे, ये सब नए चेहरे लाए गए। इधर भी जब से मोदी जी और अमित शाह जी की का राष्ट्रीय पटल पर उद्भव हुआ है, तब से लगातार ये प्रयास चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में नए चेहरों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राजनीति कोई एक शॉर्ट टर्म तो होती नहीं है, ये एक परिवार की राजनीति हो भारतीय जनता पार्टी में। ये निरंतरता को बनाए रखने के लिए नए चेहरों को लाना बहुत जरूरी है। उसमें जैसे महिलाओं का है, भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए और उसके लिए प्रयासरत है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपको मातृशक्ति भी मिलेगी, युवा चेहरे भी मिलेंगे और युवा चेहरे भी आपको बहुत वैचारिक धरातल पर काम करने वाले मिलेंगे। वैचारिक दृढ़ता होगी उनकी, जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर अच्छा जिनका वो होगा, उस इन्हीं को आगे लाया जाएगा। और जनता में अपील भी हो साथ में। आप हमारे बेंगलोर से जो सांसद हैं, सब बहुत नए नए चेहरे हैं। जनरेशन शिफ्ट तो आप करेंगे, लेकिन जेनजी को कैसे साधेंगे सर? जो जेनजी में नाराजगी दिखे, उसको कैसे साधेंगे? देखिए, जेनजी की नाराजगी को आप जर्नलाइज करके नहीं कह सकते हैं। वो एक नीट का मामला था, उसको सीजेपी ने भुनाया थोड़ा बहुत, और उसमें भी आंदोलन में कितने नीट के एग्जामिनेशन देने वाले आए थे, वो पूरा देश जान चुका है। उस पर बहस करना
मुझे अब समझ में नहीं आता है। लेकिन युवाओं को तो निश्चित रूप से आगे ले ही जाना होगा कि ओके सर, ठीक है। देश का भविष्य के उन्हीं के कंधों पर होता, पहले से होता चलाया है। युवा को तो आगे बढ़ाना ही है। अब ये नहीं है कि साहब एक ही परिवार के एक ही शहजादे को लेके घूमते रहो, जो किसी लायक ना हो, तो वो नहीं चलता है। चलिए ठीक है सर, ओके। मैं आऊंगा फिर से आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निखिल खत्री जी हमारे साथ हैं, उसके बाद राम गुप्ता जी आपके पास भी आऊंगा और विश्वनाथ जी आपके पास भी आऊंगा। निखिल जी, आपसे सवाल है, आप अगर इसे 2027 से जोड़कर देखा जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए, हालांकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी जब 62 सीटें लेकर आई थी, वो 33 पर पहुंच गई और आपकी सीटें 37 आई। पहली बार शायद ऐसा हुआ लोकसभा के चुनाव में। अब यहां पर जनरेशन शिफ्ट होने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पूरा निचोड़ करके एक नई टीम को बनाया जाएगा। क्या ये समाजवादी पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश के में विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जाएगी? शीतल जी, 24 की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो जनता का जनादेश था कि कैसे झूठे लोगों को जनता ने वोट नहीं किया था और कैसे सच्चे लोगों को, समाजवादी लोगों को जनता ने जितवाया था। पर इस समय अगर आप बात नवीन टीम की कर रहे हैं तो उनकी वैचारिक दृढ़ता देखिए। आप अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहे थे, अगर हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है तो उसमें जैन जी की आबादी 25% है। लगभग 6 करोड़ हमारे जैन जी, और एक बहुत ही एक रिजल्टेबल है, एक फैक्टर हमेशा रहता है उत्तर प्रदेश में जैन जी का। पर इनकी तो कंगना रनावत है, जो इनकी नवीन टीम के सदस्य जो सांसद है, उसने जैन जी को क्या बोला? गटर जनरेशन बोला। लेकिन गटर जनरेशन आप जैन जी को बोल रहे हैं, इनके सांसदों की ये वाणी है, तो ये कैसे जैन जी को लुभाएंगे? ये तो जैन जी को आतंकवादी बोलते थे, ये तो जैन जी को क्या उग्रवादी बोलते थे, पता नहीं क्या क्या, माओवादी बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते थे। जैन जी तो कभी इनके साथ होगा नहीं। और बात करें महिलाओं की, नहीं, तो अभी कुछ समय वो इस संदर्भ में था जिन जिन युवाओं ने गलत बातचीत की थी उत्तर। सुनिए, मेरी बात क्लियर कीजिए। मैं नहीं चाहता गलत मैसेज हमारे बीच जाए, हमारे दर्शकों के बीच जाए। वो इस संदर्भ में था जिन लोगों ने गालियां बकी। आप जरा उन लोगों के बारे में बात कीजिए ना सर। महिलाओं के सम्मान के बारे में पूछते तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने समाजवादी पेंशन योजना नहीं, जिन युवाओं ने प्रदर्शन के सहारे, चुनाव से पहले 50,000 की स्कीम लेकर, जिन युवाओं ने प्रदर्शन के सहारे इस तरह की बातों का जिक्र किया था, पैसे बांटे था, वो उत्तर प्रदेश में पैसे बांटने जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन तो मर चुका है, इलेक्शन कमीशन तो अंधा है, इलेक्शन में तो दिखता ही नहीं है। बताइए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। ले लेंगे, फिर 10,000 रुपए देंगे, बोले कुछ भी करेंगे। और शीतल जी, जनता ने देख रही है, वही लोग जो 1500 रुपए जो पैसे थे उसको जनता में बांटना चाह रहे हैं। और जो पैसा था, ये अन्याय का पैसा है, और ये जो धर्म के खिलाफ का पैसा, जनता अब इनके पैसों को नहीं लेगी। तो जनता समझ चुकी है कि इनसे बड़ा ठग, इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, इनसे बड़ा आधर्मी कोई नहीं है। तो हर चीज इनकी फैल है। और अगर ये महिला सम्मान की बात करते हैं तो अभी 6 अगस्त को ही अनंतनाग में इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर का अल्ताफ ठाकुर, उसने कश्मीरी महिलाओं के खिलाफ इतने भद्दे भद्दे बयान दिए, उस पर बीजेपी क्या बोलेगी? उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास फिर से। निखिल जी, दूसरे भी मेहमान हैं, हमेशा महिलाओं का अपमान करते हैं। ओके, किसी की बात ले और यहाँ पर उंगली उठा रहे हैं। अरे भैया, 24 में आऊंगा सर आपके पास। समय थोड़ा कम है निखिल जी। ओके 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 निखिल जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं और इस डिबेट के माध्यम से, आपने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें कही गई, हम उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन जिन जेनजी ने, जिन लोगों ने, जिन युवाओं ने प्रदर्शन के सहारे बद्दे गालियां और बद्दी गालियां या बातें कही हैं, हम उनका भी समर्थन नहीं करेंगे और देश का जेनजी, देश का युवा भी उनका समर्थन नहीं करेगा। देश का जेनजी, देश का युवा उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेगा, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की बातों का जिक्र करेगा, देश का असल जेनजी उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगा। सर, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। राम गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जनरेशन अल्फा भी हो चुका है, जनरेशन अल्फा भी इनके खिलाफ हो चुका है, मतलब कि हर जनरेशन के खिलाफ हो चुके हैं। भैया 27 में जाएंगे और तभी हमारे प्रदेश में खुशहाली आएगी। ओके 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 राम गुप्ता जी, ये तो वक्त बताएगा और लोग बताएंगे, लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। राम गुप्ता जी से जानने की कोशिश करूंगा। राम गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है। अब जेनजी, या जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई जेनजी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन अब अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि भाई जनरेशन शिफ्ट हम करते हैं, पहले भी हुआ है, इतिहास में भी हुआ है और आज फिर से हो सकता है। किस तरह से देखते हैं सर? शीतल जी, मौजूदा भारतीय जहर पार्टी और बीजेपी 12 सालों से इस देश में और लगभग 22 राज्यों में अलग अलग
तरीके से जोड़ तोड़ करके या सत्ता में रहते केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में काबिज है। और इन 22 राज्यों में और पूरे देश में जो आज युवा पीढ़ी है, चाहे वो जेन जी हो, जेन अल्फा हो या जेन एक्स प्लस हो, इन सारे लोगों के लिए मौजूदा ये भारतीय जहर पार्टी पूरी तरह से एक्सपायरी डेट की दवा बन चुकी है। और आप सबको पता है कि जो एक्सपायरी डेट की दवा होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए, उसे कचरे के डब्बे में फेंक देना ही मुनासिब होता है। मैं किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं, जो आज पूरे, अगर आप उत्तर प्रदेश 2027 जैसा भी अभी मैं देख रहा था कि 2027 उत्तर प्रदेश को लेकर के खास करके ये लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जेएनजी को टारगेट करने की, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन एनजी आज का अल्फा भी और जेन एक्स भी ये इतना ज्यादा होशियार हो चुका है, इतना ज्यादा इंटरनेट सेवी हो चुका है कि आजकल अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोलते हैं, ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, लाल किले से इन्होंने जैसे ही इन्होंने बोला वो दिमागी फलाना फलाना, उन्होंने उसको भी उसका काउंटर तैयार कर लिया। तो ये जो आज का जेएनजी है ये बैकग्राउंड चेक पीएम ने शायद किसी का नाम नहीं लिया था, राम सिंह जी, राम गुप्ता जी, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम उसमें नहीं लिया था, कोई विशेष नाम तो नहीं लिया गया था। इस पर हमें बातचीत तो नहीं दिमागी नक्सल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि दिमागी नक्सली आपके बीच में ही बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं उसकी वजह बताता हूं कि अभी भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है जेएनजी की ताकत और जेन अल्फा की ताकत। मैं 2 इंसिडेंट बताता हूं ताजा उदाहरण के साथ कि जो पार्टी 12 सालों में चौड़े होकर के आपके चैनलों में आकर के बोलते थे, और इनके मौजूदा अभी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान में कहा था कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, यहाँ पर कुकर्म करने वाले कुकर्मी मंत्री नेता जो है इस्तीफा नहीं लिए जाते। ठीक है, तो अब आप बताइए फिर ये जो है मौजूदा जो अभी भूतपूर्व हो गए शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा किसने दिलवाया? जेएनजी ने दिलवाया। और अभी जो इनके जो वो है बीसीआई के चेयरमैन, उन्होंने किस तरीके का फरमान चलिए ठीक है सर, विश्वनाथ मिश्रा जी, घंटे के अंदर घुटने टेक दिए उन्होंने। ओके ठीक है, आऊंगा फिर से, दोबारा मौका दूंगा आपको। विश्वनाथ मिश्रा जी मेरे साथ बने हुए हैं, ठीक है, 30 सेकंड, बस 30 सेकंड, नहीं समय नहीं है सर, समय कम है, जल्दी से। नहीं 30 सेकंड। आज जो है पूरे देश भर के गांव को देखिए, स्कूल में अकेला 60 से 70 बच्चों को पढ़ाने वाला इकलौता शिक्षक है। 94,000 स्कूल मर्ज करके उन्हें बंद कर दिए। गरीब दलित ओबीसी बच्चे दूर के स्कूल तक पहुंचने में असमर्थ है। जब शिक्षक पद खाली हो और जहां शिक्षक ना हो, उनको पढ़ाई करने के लिए अतिरिक्त बाकी सारे काम करवाए जाते हो, पढ़ाई भर नहीं करवाए जाते। चलिए ठीक है सर, टेंशन ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, अब बताइए क्या जेएनजी ही इन्हें कैसे मौका देगा? जेएनजी को हम वर्तमान समय के हिसाब से, प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से कैसे परिभाषित करेंगे? क्या विपक्ष के पास, मैं सीधे ये सवाल करूंगा, क्या विपक्ष के पास एकमात्र विकल्प अब जेएनजी बचा हुआ है और सरकार के सामने जेएनजी एक बड़ी चुनौती बन सकता है इस पूरे आंदोलन के बाद जो भी सिनेरियो बना है देश में? धन्यवाद शीतल जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, जेएनजी भविष्य है देश का, जेन अल्फा उसके बाद का भविष्य है। और इस जेएनजी ने पिछले 12 साल का कार्यकाल देखा है प्रधानमंत्री मोदी। जेएनजी ज्यादा इंटरनेट सेवी है, वो 10 मिनट लगता है उसको, वो सारे फैक्ट्स फिगर्स चेक कर लेता है। जब आप कहते हैं, कोई पार्टी कहती है कि ये तो गलत कर रहे हैं, तो वो पलट के 2 लाइन बाद टाइप करता है और पूछ लेता है कि कांग्रेस रिजीम में क्या हुआ था। बिल्कुल, वो झांक करके देख लेता है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कितने तीर मारे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखता है कि बीजेपी गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों में क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। वो खट से एक पूरी शीट बनाता है और देख लेता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेजेस, कितने हाईवेज, वो सारी चीजें देख लेता है भाई। आप लाख यहाँ पर डिबेट में कह दीजिए नहीं अभी बीजेपी खत्म हो गई, तो खत्म बीजेपी नहीं होगी। बीजेपी तब खत्म होगी जब बीजेपी काम करना बंद करेगी। देखिए, जनता जिसको अवसर दे, जब वो काम करेगा तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, कोई मिटा नहीं सकता है, कोई रबड़ नहीं बनी है जो उसको मिटा पाए। अच्छा, जेएनजी टूल किट है विश्वनाथ जी, जेएनजी टूल किट है या वाकई में ऐसी परिस्थिति है जेएनजी के सामने? बिल्कुल शीतल जी, मैं उसी पर आ रहा था कि जेएनजी को एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया गया।
आज बीजेपी अपनी नेशनल बॉडी डिक्लेयर करने जा रही है। आपको ये दिखेगा कि बीजेपी, हालांकि उसके पहले ही जो आप जनरेशनल शिफ्ट की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन उस जेंजी को अहमियत देगी। आपने एक कदम बढ़ाया, आपने सोचा जेंजी को हम एक टूलकिट के रूप में इस्तेमाल करें बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी ने सिर झुकाया। कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहां पर मंत्री का इस्तीफा हो जाए और रांची में कुछ ना हो। रांची में तो नौकरी का विषय है, वहां तो केवल एक एग्जाम था, एक सब्जेक्ट का एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम था। बिल्कुल। यहाँ तो बच्चों की नौकरी और जीवन का सवाल है, नौकरियां बेची जा रही हैं, कोई फर्क नहीं, इनको कोई फर्क नहीं। ठीक है। देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ट्रांजिशनल शिफ्ट है और बीजेपी उसका पूरा उपयोग कर रही है। जेंजी गेम चेंजर है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष के ऊपर वो बूमेरैंग करने जा रहा है। क्यों? बीजेपी बिल्कुल चीजों को गंभीरता से लेती है, उसको बिल्कुल नीचे से उठाती है। उसका मूल कारण क्या है कि यहाँ पर राजनीतिक परिवार की नहीं है, सभी वर्गों की है, महिला की है, युवा की है और राष्ट्रहित सर्वोपरि। एक लाइन का वन लाइन टैग है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे समझ नहीं आता बाकी राजनेताओं को क्यों नहीं समझ आता ये। ओके, मैं फिर से आऊंगा सर आपके पास। संजय सिंह जी से जवाब लूंगा। राम गुप्ता जी, 1 मिनट, मैं आप ही की बात का जवाब लूंगा। राम गुप्ता जी और निखिल जी की बात का जवाब लूंगा। संजय जी, पहले तो इनकी बात का जवाब भी दीजिएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, और जो आपका प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव में रहा है उत्तर प्रदेश का, वो काफी कम रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, आप 33 पर आगे, 62 सीटों से 33 पर आगे। कैसे इस जो ये नुकसान आपको हुआ है, इसकी भरपाई 2027 में कैसे होगी विधानसभा के चुनाव में? देखिए शीतल जी, पहली बात तो मैं हमारे जो सपा के मित्र हैं, मेरे छोटे भाई, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, ना करना चाहता हूं। जिस तरह का ये कह रहे थे चोर हैं, ये है, वो है, भाई ये तो निर्णय जनता करती है। आपको चोर माना, आपको माफिया माना, गुंडा माना, अपराधी माना, 10 साल से आप पैदल घूम रहे हो, बोलिएगा नहीं। देखिए, है ना। और रही बात, देखिए 2027 की, जी, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पर भरोसा करती है। योगी जी ने जो सुशासन दिया है, जो अपराधीकरण से मुक्त किया है, माफियागिरी, गुंडागर्दी, जो समाजवादी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधियों को योगी जी ने के शासनकाल में जिस तरह का उनका हश्र हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर योगी जी हैं तो यूपी सेफ है, हिंदू सेफ है। मैं बस 2 ही शब्दों में, 2 ही लाइन में बोल रहा हूँ। तो मतलब सेफ है, तो मतलब सर सेफ है, मुस्लिम सेफ नहीं है क्या? चाहिए उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए। सर संजय जी, तो मतलब मुसलमान सेफ नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, या बाकी अन्य धर्मों के लोग सुरक्षित नहीं है? मुसलमान तो हमेशा सेफ रहा है। हाँ। मुसलमान कभी अनसेफ नहीं रहा है। नहीं, आप वो तो विशेष बिल्डअप किया जाता है। आप पर्टिकुलर इस बात को कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है तो हिंदू सेफ है। मुसलमान कहीं भी अनसेफ नहीं है। अगर इतना ही अनसेफ था भारत या ये थे तो क्यों भाग भाग के आते हैं? या बांग्लादेश से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब क्यों आके बसते हैं? तो ये हिंदुओं की जो सहिष्णुता है, उसको गलत अर्थों में उसका फायदा उठाया जाता है। चलिए ठीक है निखिल जी, जल्दी से जवाब, समय नहीं है मेरे पास। देखिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए ही तो मैडम सोनिया गांधी 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड कितना झूठ बोल रहे हैं उन्होंने। भाई जो मुस्लिम लीग की पूछ जिन्ना की रह गई है, जिसके साथ इनकी सरकार बनी हुई है। ठीक है संजय जी, समय थोड़ा कम है, करने के लिए ही इन्होंने नाटक किया था। चलिए ठीक है निखिल जी, जल्दी से बोलिए सर, 30 सेकंड में। शीतल जी, ये जुमलेबाज लोग हैं, इनकी बातों पर जनता बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती है। ये बोल रहे थे अभी कि योगी राज है, माफिया राज खत्म हो गया, तो अभी भी एक आईपीएस की माता जी की कैसे हत्या कर दी उत्तर प्रदेश में, एक बार उस पर तो बता रहे हैं। रोज इतनी हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, मारपीट हो रही है, मर्डर हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये कोई राम राज्य नहीं है, ये योगी राज है। और ये योगी है वो भोगी है, ये कोई असली वाला योगी नहीं है, ये भोगी वाला योगी है। सर प्लीज निखिल जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। इस भोगराज में सारे के सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, तर्कों पर थोड़ा सा बात कीजिए सर। सब कुछ इनके हैं। और इन्होंने जो चोरी की, कौन माफ करेगा? इस पर तो खुद श्री राम भी माफ नहीं करेगा।
और जहां पर ये बात अतीक अहमद की करते हैं, मुख्तार अंसारी करते हैं, तो इनकी कट्टरता हम देख रहे हैं। ओके, ठीक है सर। निखिल जी दो बातें लोगों के साथ रहते हैं। निखिल जी, आप सुनते नहीं यहाँ की सर, दो बातें हैं। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। इनका ग्राफ बार बार डाउन हो रहा है। निखिल जी, आप तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। अच्छे चैनलों पे निखिल जी, तथ्यों पर बात कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। संजय जी, एक मिनट रुकिए सर, डाउन कीजिए इनकी, डाउन सबकी आवाज डाउन कीजिए। एक मिनट निखिल जी, बात सुनिए मेरी। आप बात तथ्यों पे नहीं कर रहे हैं। इनका योगी किसी के लिए मैं टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे किसी के लिए भी। बात सुनिए सर। निखिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है 2017 से पहले जब आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में क्या हाल उस वक्त बने थे, किस तरह के वहां पर क्राइम हो रहा था और कैसे उस पर आप नियंत्रण कर रहे थे? सर, मेरे सामने आंकड़े हैं यूपी पुलिस के अनुसार 2016 से 2025 तक। सुनिए सर। यूपी सो क्यों बंद करा? नहीं, मेरी बात सुनिए। क्यों बंद करा? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, यूपी सो क्या लेकर आए हैं? कुछ नहीं लेकर आए हैं। मेरी बात सुनिए सर, तो मेरी बात सुनिए। आंकड़े कुछ और बताते हैं, तथ्यों के साथ आप प्रमाण अपने रखिए ना, बातें रखिए, तर्क रखिए, कुछ आंकड़े रखिए। आप कुछ भी बोल देते हैं सर, मैं ये बिल्कुल भी डिबेट में अलाउ नहीं करूंगा सर। ऐसे नहीं। रिपोर्ट आपने देखी तो 2024 की एनसीआर की रिपोर्ट क्या रही थी, आप बता दीजिए। बिल्कुल रिपोर्ट है मेरे पास, बिल्कुल रिपोर्ट है मेरे पास। पिछली सरकारों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में नहीं हो तो बताइए। 2016 से 2025 के बीच, सुनिए, 2016 से 2025 के बीच 46% कमी हुई है सर, अपराध के मामले में, हत्या के मामले में, डकैती के मामले में 90% की कमी हुई है, लूट के एक मामले में 84% की कमी हुई है। मेरे पास आंकड़े हैं सर। बता रहे हैं आप मुझे, ये क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर वाले आंकड़े बता रहे हैं आप? अरे सर छोड़िए। हमने तो ये हम जब तर्क रखते हैं तो आप बीजेपी करते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। तर्क रखिए आप, आंकड़े आपके पास क्या आंकड़े हैं? आप बताइए साल, आप बताइए अखिलेश सरकार में कितना आंकड़ा था सर, बताइए अगर आपके पास आंकड़े दीजिए। निखिल जी, ऐसे बात नहीं होगी सर, मैं आपको पहली बात से बोल रहा हूँ। अखिलेश सरकार बीजेपी कभी बन भी नहीं सकती, कोई सबसे ज्यादा। ओके, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। चलिए ठीक है, राम गुप्ता जी, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास सर। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, इस हमारी जनता इनसे परेशान है। चलिए ठीक है, राम गुप्ता जी जल्दी से। ठीक है, आऊंगा आपके। शीतल जी, आज पूरे देश का, चाहे जेन अल्फा हो, चाहे जेन जी हो, चाहे जेन एक्स हो, एक ही उदाहरण देते हुए मैं सुन रहा हूं कि जब दिल्ली और पंजाब की एजुकेशन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुधर सकते हैं, तो फिर बाकी जो भाजपा और कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां की एजुकेशन व्यवस्था और कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पंजाब और दिल्ली जैसी क्यों नहीं हो पा रही है? और ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं खुला चैलेंज करता हूं कि शिक्षा में गुणवत्ता का गैप है उत्तर प्रदेश में, स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर नर्स की कमी है, और न्याय व्यवस्था में देरी और भ्रष्टाचार है। ये सब जेन जी के भविष्य पर चोट करने वाली बात है। आप 2027 के लिए चलिए ठीक है सर। ओके, विश्वनाथ मिश्रा जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा सर। एक मिनट राम गुप्ता जी, बहुत समय आपने ले लिया। बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बोलिए जरा, बाकी का डाउन कीजिए थोड़ा। विश्वनाथ जी बोलिए, अपनी बात रखिए सर। शीतल जी, देखिए एक चीज कह सकते हैं, देखिए राजनीतिक क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नई टीम आ रही है, नितिन नवीन की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 33% महिला रिजर्वेशन, नए वर्ग के, आयु वर्ग के बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, जेनजी को गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है, यंग ब्रिगेड को, इसके लिए मुझे लगता है कि बीजेपी निश्चित रूप से इंपोज करेगी। बीजेपी में आप सुनील बंसल, हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी जैसे महामंत्री देखेंगे जो उत्तर प्रदेश के उस चुनाव को फिर गंभीरता के साथ लेंगे। मुझे लगता है कि चीजें बहुत दूसरे उस पर जाने वाली हैं और इसको बहुत लाइटली विपक्ष को नहीं लेना चाहिए। मेरी सलाह है विपक्ष को, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम है। संजय जी, राम गुप्ता जी, निखिल जी, विश्वनाथ जी, बहुत कम समय है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने समय दिया और इस पर जुड़े, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जब नई संगठन की टीम सामने आएगी, उससे ये पता लगेगा कि आखिर युवाओं को कितना मौका दिया जा रहा है, महिलाओं को कितना मौका दिया जा रहा है, और इससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी। साथ साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश का लक्ष्य, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।